Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 14 of class 6. The name of the chapter is My Struggle for an Education. ये स्ट्रगल किन का था? ये स्ट्रगल था, ये पर्सन है बुकर टी वॉशिंगटन. He is a prominent American educator, ऑथर एंड एडवाइजर टू सेवरल यूनाइटेड स्टेट्स. इतने महान इतने ग्रेट ये पर्सन थे. इन्होंने अपने बचपन की एजुकेशन में जो इन्होंने स्ट्रगल इन्होंने सहा था अपने टाइम पर जब वो एजुकेशन ले रहे थे, तो उन स्ट्रगल के बारे में इन्होंने यहाँ थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करा है, अपनी बातें बताई हैं. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन जब कोल माइन में काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर कुछ लोग बातें करने लगे थे वर्जीनिया में एक स्कूल के बारे में, जो कि कलर्ड पीपल के लिए वो स्कूल था. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more important than the little colored school in our town. इससे ये पहला टाइम ऐसा था जब उन्होंने उस कॉलेज के बारे में सुना था, और वो उस कॉलेज के बारे में सुनना उनके लिए इतना मतलब सुखद एहसास सा था, इतनी अच्छी फीलिंग्स थी. इतना तो जो उनके स्कूल में, जो उनके टाउन में जो कॉलेज था, वो भी उनके सामने कोई मायने नहीं रखता. इतना वो उन्होंने इतना अट्रैक्ट उस कॉलेज को करा, मतलब उस कॉलेज के बारे में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए. किसी भी कॉलेज को वो इसके सामने कोई इंपॉर्टेंट नहीं था वो. As they went on describing the school, it seemed to me as it must be the greatest place on the earth. Not even heaven presented more than attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. That time that did Hampton Normal. I resolved at once to go to the school, although I had no idea where that was or how many miles away or how I was going to reach it. It was on fire constantly with ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में, उस कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, वो आपस में जो आदमी बातें कर रहे थे कॉलेज के बारे में, वैसे वैसे उसके मन में एक एक्साइटमेंट, उनके मन में एक एक्साइटमेंट सी जागने लगी थी. और वो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जैसे स्वर्ग में भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हो, और कुछ भी करके बस उन्हें दिन रात अब वो उसी कॉलेज के बारे में वो सोचते थे. और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में है, वो कहाँ पर है वो कॉलेज, और वो कितनी दूर वहाँ से है. उन्हें कुछ भी कोई आइडिया नहीं था. बस उन्हें तो ये था कि कोई कॉलेज है और वो कलर्ड पीपल के लिए है, और बस वर्जीनिया में कहाँ पर है उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था. इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड to make an effort to get there. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. I had very little money with which I was to buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could not. Of course, that was not a great deal. 1872 की बात है जब मैंने ये डिटरमाइंड किया कि मुझे तो उस कॉलेज में ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. अब तो बस उसे वही कॉलेज देख रहा था कि मुझे तो हर हाल में उसी कॉलेज में जाना है. और उन्होंने अपनी माँ से कही, लेकिन उनके माँ ये सुनकर कि कहाँ है उन्हें, तो क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वर्जीनिया में वो कहाँ पर है वो कॉलेज, तो वो उदास सी हुई. और आधे अधूरे से मन से उन्होंने उनके उत्साह को देखते हुए, उनके कॉलेजेस को देखते हुए आधे अधूरे मन से उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन वो पूरी तरह खुश नहीं थी. लेकिन फिर भी जब उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो पूरी तरीके से भूत सवार था कि हाँ मुझे तो उसी कॉलेज में जाना है, और उनके पास पैसे भी नहीं थे. और उनके भाई जॉन ने जितनी उनसे कोशिश हो सकती थी, जॉन ने उसे थोड़े बहुत पैसे का अरेंजमेंट करा, जिसमें वो पैसे और जो ट्रेवलिंग का खर्चा था वो भी बड़ी मुश्किल से ही निकल पाता था. मतलब वो भी काफ़ी नहीं थे, बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि जाना है. फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन. I had only a small cheap satchel that contained a few articles of clothing I possessed. My mother at the time was rather weak and broken in health. I hardly expected to see her again, and thus our parting was all the more sad. She, however, was very brave to pass through it all.
आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो हैम्पटन जाने के लिए वो तैयार हुए कि उन्हें अब जाना ही है। तो जैसे तैसे जो उनकी माँ थी, क्योंकि वो थोड़ी बीमार रहती थी और वो कमज़ोर भी थी और बीमार भी रहती थी, और उन्हें ये भी पता था कि वो दोबारा पता नहीं अपनी माँ से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, इसलिए उनका जो बिछड़ने का जो कंडीशन थी वो बहुत ही दुख वाली थी, क्योंकि दोबारा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, इतनी बीमार उनकी माँ रहती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके मन में बस कॉलेज में जाना है और एजुकेशन ही लेनी है, ये ऐसे मन से के साथ वो किसी तरीके से उन्होंने फिर उन्होंने उनकी जो माँ ने मतलब उन्हें तो बस जाना ही था, तो उनकी माँ ने भी फिर अब उनके इस उत्साह को देखते हुए उन्होंने भी ब्रेव अपना एक बहादुरी से दिखाई कि ठीक है, उन्होंने साहस से इकट्ठा करा जैसे तैसे करके उनकी मदर ने, और उन्हें वहाँ एजुकेशन के लिए भेज दिया। The distance from Malden to Hampton is about 800 kilometers by walking, begging rides, both in wagons and in the cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late at night. मेल्डन से हैम्पटन, क्योंकि मेल्डन में रह रहे हैं, हैम्पटन उन्हें जाना था, हैम्पटन के अंदर वर्जीनिया है फिर, तो माल्डन से हैम्पटन लगभग 800 किलोमीटर वो दूर था। जैसे तैसे वो पैदल चलकर, किसी की लिफ्ट शिफ्ट लेकर गाड़ियों की, जैसे तैसे करके पता नहीं किस तरीके से, है ना, वैगन्स में, वो कार्स में, पता नहीं किस किस की कैसे कैसे करके काफ़ी दिनों के बाद वो कहाँ पर पहुँच गए, वो रिचमंड के शहर वर्जीनिया वो पहुँच गए, अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से भी 82 मील्स दूर था। और जिस टाइम वो पहुँचे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हंग्री थे, और बहुत ज़्यादा डर्टी भी हो गए थे, और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। I had never been in large city, and this rather added to my misery. When I reached Richmond, I was completely out of money. I had not a single acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. Not knowing what to do, I walked the streets. एक तो एक बड़ा शहर, ऊपर से अनजान, उन्होंने कभी बड़ा शहर नहीं देखा था, तो वहाँ में क्या प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें नहीं पता था, तो ये और प्रॉब्लम उनके साथ थी। और जब वो रिचमंड पहुँचे तो कम्प्लीटली, मतलब जब वो रिचमंड पहुँच गए तो उनके पास किसी तरह की कोई पैसा नहीं था, और वो उनके पास सिंगल पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। अब उन्हें वहाँ जाने के बाद कहीं रहने के लिए कुछ जगह चाहिए थी, लेकिन उनके पास वो जगह भी नहीं थी। वो जहाँ कहीं भी जाते थे जगह के लिए, वो जगह तो मिल जाती थी, लेकिन वो पैसे मांगते थे और पैसे उनके पास थे नहीं। अब वो क्या करे और क्या ना करे, इसी तरह वो सड़कों पर चलते रहे। आई मस्ट हैव, इन्होंने कहा कि मैं इसी तरह फिर सड़कों पर चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट स्टिल आफ्टर मिडनाइट। एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सहॉस्टेड that I could walk no longer. I was hungry. I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing as a pillow. Nearly all night I could hear the tramping of feet over my head. वो चलते रहे, सड़क पर चलते रहे। आधी रात उन्हें हो चुकी थी, कहीं भी उनका कोई ठिकाना नहीं था, भूख लगी हुई थी, थके हुए थे, हंग्री थे, मतलब, और डर्टी भी थे। और उसके उन्होंने एक थैला लिया हुआ था अपने साथ, जिनमें थोड़े बहुत कपड़े थे, जैसे तैसे बस कपड़े भी, है ना। तो अब वो चलते गए, चलते चलते उन्हें एक ऐसी चौड़ी सी सड़क उन्हें नज़र आई, उन्हें एक चौड़ी सी सड़क उन्हें नज़र आई। वो वहाँ पर चलने लगे उस सड़क से पर, है ना। तो वहाँ पर फिर उन्होंने कोशिश करी कि वो थोड़ी देर तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहे। बैठने के बाद उन्होंने देखा कि अब वहाँ पर कोई मुझे नहीं देख रहा है, और उसके बाद धीरे से वो एक बेंच सी के नीचे को धीरे से सरक कर वो उस फुटपाथ पर वो सो गए, और जो वो थैला लिए हुए थे वो उन्होंने सर के नीचे रख लिया। पूरी रात उनको ऐसे लगा जैसे उनके सर के ऊपर कोई चल रहा है, ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई देती रही। पूरी रात वो उनकी इसी तरह से निकल गई, और फिर आखिरकार चलो वो भूख भी जब देखी जाए पूरी तरीके से थक गए थे, और उनके पास इतनी बुरी तरह वो थक गए थे कि उनके अब कुछ भी करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनका जो साहस था वो कम नहीं हुआ था। जैसे ऐसे वो अपना सो गए, ठीक है।
The next morning I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. अगली सुबह उन्हें थोड़ा उन्हें फ्रेशनेस सी महसूस हुई सोने के बाद, लेकिन वो भूखे बहुत थे. As soon as it became light enough for me to see my surrounding, I noticed that I was near a large ship. जैसे तैसे जब वो अब इतनी रोशनी हो चुकी थी कि उन्हें चारों तरफ का दिखाई दे रहा था, जब उन्होंने देखा कि उनके पास में ही वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक बड़ा सा शिप है. It seemed to be unloading cargo of pig iron. I went at once to the vessel in order to get money for food. The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now to have been about the best breakfast I have ever eaten. जो वो शिप था उसमें कुछ कार्गो वगैरह जो है अनलोडिंग कार्गो हो रहे थे, पिग आयरन के अनलोडिंग कार्गो वो हो रहे थे. उन्हें ऐसा लगा कि और वो जो है पैसे के लिए उन्हें किसी भी तरीके से खाना चाहिए था, खाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे. तो किसी तरीके से वो जहाज पर गए, कैप्टन से बातें करी. कैप्टन बहुत सॉफ्ट था, वैसे तो वाइट कलर था. वहाँ पर जो श्वेत और अश्वेत, काले गोरे वाइट ब्लैक का वहाँ पर भेदभाव होता है वैसे. तो वाइट पर्सन था वो अमेरिकन, लेकिन वो इतना थोड़ा दयालु था. तो उसने उसे काम करने के लिए कह दिया, और वो पूरा मतलब बहुत काम उस करने के बाद तब कहीं जाकर थोड़े से पैसे मिले, और जैसे तैसे उसने फिर उसका ब्रेकफास्ट लिया. और ब्रेकफास्ट वो कहते हैं कि मुझे वो ब्रेकफास्ट ऐसा लगता है कि मेरा अब तक का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था, क्योंकि वो इतनी भूख लगने के बाद, इतनी मेहनत के बाद उन्हें मिला था. My work pleased the captain so well that he told me that I could continue working for a small amount per day. This I was very glad to do. I continued working on this vessel for a number of days. After buying food with my small wages, there was not much to be left to pay my way to Hampton. In order to economize in every possible way, I continued to sleep under the sidewalk. मेरे काम से कैप्टन खुश हुआ. जो जहाज पर करा था उन्होंने कहा कि मेरे काम से कैप्टन खुश हुआ और मुझे उन्होंने काम पर रख लिया बहुत थोड़े पैसों में. उन थोड़े पैसों में वो जैसे जैसे वो खाने का इंतजाम कर लेते थे, और बहुत ना के बराबर उनके पास पैसे बचते थे हैम्पटन जाने के लिए. तो रहने की बात तो छोड़ ही दो. तो इस तरह वो कुछ दिन तक उस काम पर लगे, उस काम पर लगे रहे, जिससे कि थोड़े बहुत पैसे उन्होंने इकट्ठे करे और हैम्पटन जाने के लिए. और उसी तरीके से फुटपाथ पर वो उसी तरीके से सोते रहे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे काम करने के बाद भी, क्योंकि बहुत कम पैसे उसमें उनको मिलते थे. When I had saved enough money to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. जब वो उन्हें इतना पैसे बचा लिया कि वो हैम्पटन जा सकते थे, तब उन्होंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, उन्हें शुक्रिया अदा करा उनकी काइंडनेस के लिए, और फिर से अपनी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी. Without any difficulty, I reached Hampton with surplus of exactly 50 cents to begin my education. The first sight of the large, their 3-story brick shoot building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seemed to give me new life. अब उनके पास चलो इतने पैसे थे कि वो आराम से जा सकते थे, हैम्पटन जा सकते थे. तो जैसे तैसे करके फिर अब वो हैम्पटन पहुंच गए. लेकिन अब उनके पास क्योंकि पैसे हो गए थे इतने, तो उन्हें बिना किसी मुश्किल के अब वो हैम्पटन तो पहुंच गए. और वहाँ पर उन्होंने वो हैम्पटन में जो वो स्कूल था वो जब हैम्पटन पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ एजुकेशन के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है एजुकेशन के लिए, कैसे उन्हें क्या काम करना है, कुछ भी नहीं पता था. और जो उनका सबसे पहले जो उन्होंने बिल्डिंग देखी, वो 3 मंजिला ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग थी, और उन्होंने इससे पहले ऐसी इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं देखी थी. उन्हें तो ऐसा लगा जैसे कि जो उनकी ये मुश्किलें थी वो उनका फल उन्हें मिल गया है, और बस उन्हें वो जगह मिल गई है जहाँ पर उन्हें वो एजुकेशन लेनी है. और ऐसा लगा उन्हें जैसे उन्हें एक नई लाइफ, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नई लाइफ मिल गई है. वो इतने खुश हुए वहाँ पर. As soon as possible after reaching the ground of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. Having been so long without proper food, bath, or a change of clothing, I did not, of course, make a favorable impression upon her. I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student.
जितनी जल्दी हो सके वो स्कूल में पहुंचना चाहते थे, वहाँ एडमिशन लेना चाहते थे। हैम्पटन के ग्राउंड में वो पहुंच तो गए जितना जल्दी हो सका हैम्पटन इंस्टीट्यूट में, और मैंने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रेजेंट किया। लेकिन मैं अपनी बुद्धि का प्रेजेंटेशन कैसे देता कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। और फिर ऐसी कंडीशन में जब ना तो उनके पास पूरी तरीके से खाना खाया हुआ था उन्होंने, बस आधा अधूरा खाना था उनके पास, भूखे थे और गंदे भी इतने हो रहे थे, उनके कपड़े वगैरह सब बहुत गंदे थे क्योंकि उनके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी किसी भी तरीके की। तो जाहिर सी बात है कि जो टीचर थी वो उस टीचर को इम्प्रेस नहीं कर पाए कि जिससे कि वो उन्हें एडमिशन दे पाती। For some time she did not refuse to admit me, उन्होंने मुझे मना कर दिया एडमिशन के लिए। Neither did she decided in my favor, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा मतलब एडमिट के लिए ना तो उन्होंने उन्हें मना करा और ना ही उन्हें कोई जवाब दिया एडमिशन के लिए कि वो देंगी नहीं देंगी, मतलब उन्हें बीच में ऐसे लटका दिया। I continued to linger about her and to impress her in all ways I could with my worthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and that I added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if only I could get a chance to show what was in me. After some hours had passed, the head teacher said to me, "The adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it." जैसे तैसे जो है जब उन्होंने देखा एक दिन कि वो किसी और बच्चों का एडमिशन ले रही थी तो उनके मन में भी ये इच्छा जाग गई कि यानी कि मेरा भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन अब उनके सामने समस्या ये थी कि वो उनके सामने अपने आप को बेस्ट कैसे दिखाएं, क्योंकि उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी उनके पास सुविधा नहीं थी। लेकिन वो वहीं पर ही खड़े रहे, वहीं उधर घूमते घामते रहते थे, लेकिन वो कहीं नहीं हिलते थे वहाँ से। बस उन्हें तो क्योंकि एडमिशन चाहिए था। तो उनकी कंडीशन देख कर एक दिन कुछ घंटे गुजर गए इसी तरीके से, और जो हेड टीचर थी उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, मुझे एक जो रेसिटेशन रूम है उसमें मुझे सफाई चाहिए और झाड़ू पोछा ये सब सामान लो और वहाँ पर साफ सफाई करो। इट occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. अब मैं समझ गया था कि ये मुझे एक ऐसा चांस मिला है कि जहाँ पर मैं अगर मैं अपने आप को साबित कर दूँ तो शायद मेरा काम हो जाए। तो अब वो कोई मतलब वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत खुश हुए, इस काम के लिए तैयार हो गए। और आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, 3 बार उन्हें उस रेसिटेशन रूम की साफ सफाई की। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ एंड आई डस्टेड इट 4 times, 4 बार मैंने उस कमरे की डस्टिंग करी। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 times विद डस्टिंग क्लॉथ। और डस्टिंग क्लॉथ से जितने भी लकड़ी के बने सामान थे, दीवारें थी, फर्श था, हर एक चीज़, हर एक बेंच टेबल डेस्क मैंने 4 बार डस्टिंग क्लॉथ से वहाँ पर साफ सफाई की। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड। यहाँ तक कि वहाँ के जो चीज़ें थी, बेंचेस वगैरह, उन्हें हटा कर सरका कर उन्हें बहुत ही अच्छे से वहाँ पर साफ सफाई करी। आई हैड द फीलिंग इन लार्ज मीजर दैट माई फ्यूचर डिपेंड ऑन द इम्प्रेशन आई मेड अपन द टीचर इन क्लीनिंग दैट रूम, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कि अब वो फीलिंग ही उनको है, जो टीचर को अगर वो इम्प्रेस होगी मेरी साफ सफाई से तभी मेरा एडमिशन हो सकता है। अब वो साफ सफाई ही डिपेंड करेगी मेरे एडमिशन पर। उन्हें पता था कि अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, कि सिर्फ साफ सफाई ही अब उनका लास्ट ऑप्शन था वहाँ पर अगर उन्हें एडमिशन चाहिए था तो। I reported to the head teacher when I was through. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floor and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on benches. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any furniture, she quietly remarked, "I guess you can enter this institution." जब उन्होंने पूरी तरीके से वो साफ़ कर दिया था, फिर उन्होंने अपनी टीचर को कहा कि मतलब मैंने साफ़ कर दिया है। वो थोड़ी सी यंकी सी, थोड़ी सी मतलब साफ़ सफाई के मामले में थोड़ी ज़्यादा संकी से जैसे होते हैं, वो इस तरीके की टीचर थी। वो जब उस रूम में गई, वहाँ पर उन्हें साफ़ सफाई देखी, और क्योंकि वो भी एक बहाना से ढूंढ रही थी वहाँ पे कुछ गंदगी का, लेकिन जो बुकर टी वाशिंगटन थे उन्होंने भी कोई बहाना नहीं छोड़ा था गंदगी का। तो उन्होंने एक एक चीज़ों को चेक करा, यहाँ तक कि अपने हैंडकरचीफ से, रुमाल तक से बेंचेस को वगैरह को पूछ कर देखा, रब करके देखा, लेकिन उन्हें मजाल जो जरा सी भी डस्ट उन्हें वहाँ मिली, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, तुम एंटर कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए।
I was the happiest soul on the earth. The sweeping of that room was my college examination. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I had ever passed. अब उनका मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा उनके अर्थ पर सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम था वो। उन्होंने वैसे तो उन्हें पता था कि जो रूम की जो साफ-सफाई है, यही उनकी परीक्षा है। असली परीक्षा उनकी यही है कि रूम की वो सफाई करना है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी परीक्षा पास करी, लेकिन वो परीक्षा उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन थी, जिससे वो गुज़रे थे उस रूम की साफ-सफाई से। तो देखा बुकर टी वॉशिंगटन ने किस तरीके से स्ट्रगल सहा था बचपन में, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े महान आदमी वो बने। तो हमें भी उनसे ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।